है एवरीवन। वीडियो देखने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि वीडियो में थोड़ा सा कहीं कहीं पर बोलने में मिस्टेक हुआ है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि बोलने में मिस्टेक होने का थोड़ा सा रीज़न है। रीज़न ये है कि मैं तो सबसे पहले मैं वीडियो रेगुलर बनाती नहीं हूँ, और दूसरी बात क्या है कि वीडियो थोड़ा लंबा था और इसलिए मैंने सोचा दोबारा क्या रिकॉर्ड करूँ, उसी को अपलोड कर देती हूँ। इसलिए मैं उससे पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वीडियो में कहीं कहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं ऐसा मैडम, और इस चैनल पर मिलती है मेडिकल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। आज मैं आप लोगों को के लिए लेकर आई हूँ CMSED कोर्स को, और मैं बताऊंगी CMSED कोर्स का सिलेबस क्या है और इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, इस कोर्स का यानी CMSED का फुल फॉर्म क्या होता है, और इस कोर्स को कौन कौन कर सकता है, कौन लोग कर सकता है, ठीक है। किसके लिए सबसे बेटर रहता है ये बताऊंगी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि CMSED कोर्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो CMSED कोर्स का फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड इसेंशियल ड्रग, ठीक है। ठीक, इसका हिंदी में मतलब होता है सामुदायिक चिकित्सा सेवा एंड आवश्यक दवाई, ठीक है। तो इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है? CMSED कोर्स का ड्यूरेशन 2 साल का होता है, ठीक है, जिसमें कि आपको 18 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा और 6 मंथ का आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम इसका एलिजिबल क्या है, यानी कि आपका शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए इस कोर्स को करने के लिए। CMSED कोर्स को करने के लिए आपका शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए? तो 10th पास जो लोग हैं वो भी CMSED कोर्स को कर सकता है, और जो 12th पास है वो भी कर सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट से, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट मतलब जो साइंस वाले हैं वो भी कर सकता है, और जो आर्ट्स वाले हैं वो दोनों कर सकता है, ठीक है। चलिए, और आगे इसमें हमने अभी बताया कि आप लोगों को बताऊंगी कि इस कोर्स को कौन कर सकता है। देखिए, इस कोर्स के लिए को करने के लिए सबसे अच्छा उसके लिए होता है जो कि ट्रेन रूरल डॉक्टर है, यानी कि या फिर प्रैक्टिशनर है, कोई भी सिस्टम का अगर प्रैक्टिशनर है, हेल्थ वर्कर का, ठीक है, प्रैक्टिशनर है तो वो लोग इस कोर्स को कर सकता है। या फिर जो ट्रेन रूरल डॉक्टर है, जो ट्रेंड है, जो करता है, अच्छा सेवा देता है समाज में, तो वो लोग इस कोर्स को कर लेगा, तो उसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद जो है आपको सर्टिफिकेट तो मिलता ही मिलता है, इसके अलावा आपको 350 आवश्यक दवाई जो है उसको यूज करने के लिए आपको WHO के थ्रू आपको जो है ना 350 दवाइयों का लाइसेंस मिलता है यूज करने के लिए। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि आपको एक लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाएगा WHO के थ्रू, जिसमें कि आपको 350 इसेंशियल ड्रग को यानी आवश्यक दवाई को यूज करने का ऑथराइज्ड मिलेगा, ठीक है, ऑथराइजेशन मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे अच्छा रहता है अगर जो कोई ग्रामीण जो प्रैक्टिशनर वगैरह है, तो वो लोग अगर इस कोर्स को कर ले तो उसमें क्या होता है कि उसको एक लाइसेंस मिल जाता है, जिसके थ्रू कि वो गांव में ठीक से मतलब कि अपना डॉक्टरी कर सकता है, ग्रामीण डॉक्टर के रूप में अपना डॉक्टरी कर सकता है गांव में। उसको कोई क्लेम नहीं करेगा, क्योंकि उनको 300, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, प्रैक्टिशनर लोग जो गांव में होता है तो ज्यादा से ज्यादा कितना 50 दवाई का यूज करता होगा वो लोग, है ना। लेकिन इस कोर्स को करने के बाद उसको 350 बहुत हो गया, 350 दवाई को यूज करने के लिए उसको एक लाइसेंस मिल जाता है, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, ये तो जो आपका कोर्स का प्रोसेस है उसके थ्रू आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा आपको एक लाइसेंस मिलता है, ठीक है, कोर्स पूरा करने के बाद वो आपको लाइसेंस मिलता है।
जो कि आपको लाइफ टाइम के लिए लाइसेंस मिलता है, लेकिन उसको साल में रिन्यूअल करवाना पड़ता है। वो आपका कुछ पैसा लाइसेंस को लेने में लगता है। कोर्स करने के बाद, कोर्स के अलावा भी कुछ पैसा लाइसेंस को यानी कि लेने में लगता है, लेकिन जब रिन्यूअल हर साल कराएंगे आप अपने लाइसेंस को, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसमें फिर आपको पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये थी आपका जानकारी CMA-CD के बारे में, जानकारी कि CMA-CD क्या है, इसको कौन कर सकता है। और दूसरी बात क्या है कि जो 10th 12th किया है, जो डॉक्टर नहीं है, मान लीजिए स्टूडेंट है और फिर वो डॉक्टरी लाइन में आना चाहता है, जनरल फिजिशियन के लिए, एक छोटा डॉक्टर भी इस कोर्स को करने के बाद कोई जनरल फिजिशियन, छोटा जनरल फिजिशियन बोल सकते हैं, क्योंकि जो जनरल फिजिशियन का काम होता है वही ये कोर्स वाले करते हैं। ये कोर्स जो करने के बाद वही काम करता है, तो इसको छोटा जनरल फिजिशियन भी आप बोल सकते हैं। तो क्या है, वो लोग भी अगर करता है, जो स्टूडेंट है, पूरा फ्रेशर है, अगर वो लोग इस कोर्स को करता है तो उनके लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही इस कोर्स का जो थ्योरी है उसको पढ़ लेता है। थ्योरी करने के बाद वो प्रैक्टिस कर लेगा, है ना। प्रैक्टिस के बाद वो और अच्छी तरह से, क्योंकि उसके पास थ्योरी हो गया, प्रैक्टिशनर वगैरह जो कंपाउंडर वगैरह होता है, या रूरल डॉक्टर जो डॉक्टरी करता है कंपाउंड्री सीख करके, है ना, तो उन लोगों के पास क्या है कि थ्योरी नॉलेज नहीं होता है, जो भी होता है उसके पास प्रैक्टिस ही होता है। लेकिन जो डायरेक्ट इस कोर्स को कर रहा है मैट्रिक इंटर करने के बाद, तो उसके पास बेनिफिट क्या है कि उनके पास क्या होता है कि इस कोर्स में जो मटेरियल है, जो पढ़ाई के लिए जो मटेरियल है, जो सिलेबस में आपका, मान लीजिए कि उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, थ्योरी आप पढ़ लेते हैं 2 साल में, और उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या हो जाता है कि उसके लिए और ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, अगर कहा जाए तो जनरल फिजिशियन के लिए सबसे छोटा कोर्स यही कोर्स है। जनरल फिजिशियन जो काम करना चाहता है गांव में, तो उसके लिए सबसे कम पैसा में और सबसे छोटा कोर्स CMA-CD ही है, इससे छोटा कोई कोर्स नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। CMA-CD का जो सिलेबस है उसके बारे में कुछ बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे। इसमें क्या है, देखिए, इसमें आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर होगा। फर्स्ट ईयर में कुछ सिलेबस है, यानी कुछ पेपर है, और कुछ पेपर आपका सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में आपका 5 पेपर होगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपका 5 पेपर है, और सेकेंड ईयर में आपका 4 पेपर है, एक पेपर घट जाता है। ठीक है, ये आपको जो है बता रहे हैं हम, CMA-CD का जो है आपको ये पेपर के थ्रू, यानी कि एग्जाम में जिस तरह से जितना पेपर का आपका एग्जाम लिया जाएगा उसके थ्रू बता रहे हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या है कि आपका 5 पेपर हो जाएगा फर्स्ट ईयर में, और 4 पेपर हो जाएगा सेकेंड ईयर में। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का पेपर 1 जो है वो एनाटॉमी है, और पेपर 2 जो है वो फिजियोलॉजी है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा जानकारी देते हैं। जैसे कि इसमें क्या है ना कि हम एनाटॉमी का जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट सारे का जितना भी हम पेपर लिखे, 4 पेपर फर्स्ट ईयर का, 5 पेपर फर्स्ट ईयर का और 4 पेपर सेकेंड ईयर का जो लिखे हैं, तो वो पेपर का जो मेन टॉपिक है, फर्स्ट पेपर का जो मेन टॉपिक हुआ, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा जो मेन पॉइंट है वो सब यहाँ पर इंक्लूड किया है। ठीक है, पूरा डिटेल में नहीं बताएंगे, सिलेबस है तो मेन पॉइंट को मैंने टच किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो एनाटॉमी का मेन पॉइंट इसमें हम लिखे हैं, जैसे कि एनाटॉमी में आपको सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑल सिस्टम के बारे में बताएगा। सेल मतलब कोशिका हो गया, कोशिका के बारे में आपको बताएगा। टिश्यू के बारे में बताएगा एनाटॉमी में। ऑर्गन के, अंग के, बॉडी का जो अंग है उसके बारे में बताएगा, और ऑल सिस्टम के बारे में बताएगा। सिस्टम मतलब यानी कि जो जैसे कि होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया आपका, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये सिस्टम के बारे में आपको इसमें एनाटॉमी में बताएगा। उससे पहले हम जानते हैं कि एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम फिजियोलॉजी में डू किए हैं। डू इसलिए किए हैं कि एनाटॉमी में जो चीज आपको पढ़ाया जाएगा, सेम वही चीज आपको फिजियोलॉजी में भी पढ़ाया जाएगा। और दूसरी बात, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को हमेशा साथ में पढ़ाया जाता है। ठीक है, साथ में क्यों पढ़ाया जाता है, देखिए उससे पहले हम अभी बात कर रहे थे कि एनाटॉमी के बारे में बताते हैं और फिजियोलॉजी। देखिए एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी उतना हम डिटेल में नहीं बताएंगे, थोड़ा सा बताते हैं। एनाटॉमी क्या हो, एनाटॉमी में क्या होता है कि हम बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना उसके बारे में अध्ययन करते हैं, और फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, बॉडी का जो
सिस्टम है वो कैसे फंक्शनिंग करता है, यानी वो कैसे काम करता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को हमेशा क्या साथ में रखकर पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब तीसरा पेपर आपका है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में आपको पढ़ाया जाएगा क्लिनिकल पैथोलॉजी के बारे में, जनरल पैथोलॉजी, एडवांस पैथोलॉजी, ठीक है, या अप्लाइड पैथोलॉजी, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। चौथा पेपर आपका है हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ एंड हाइजीन में आपको फूड के बारे में बताया जाएगा, न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाएगा, फर्स्ट एड के बारे में बताया जाएगा, और होम नर्सिंग के बारे में बताया जाएगा, और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। ठीक है, ओके। अगला क्या है, पांचवा पेपर आपका है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में आपको, फार्माकोलॉजी किसको बोलते हैं, फार्माकोलॉजी जिसमें कि हम औषधि के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आपका फार्माकोलॉजी में ड्रग्स के बारे में, यानी ड्रग्स के बारे में, सभी प्रकार का जो ड्रग है, दवाइयां हैं, उसके बारे में बताया जाएगा, उसका डोज क्या होता है, या फिर इंजेक्शन के बारे में बताई जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया जाएगा, और कंपोजिशन के बारे में, यानी कि फार्माकोलॉजी में आपको मेडिसिन के बारे में जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब सेकेंड ईयर का हम आते हैं फर्स्ट पेपर। सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है आपका मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस मतलब इसको इथिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, इथिक्स यानी कि जूरिस्प्रूडेंस मतलब हो गया आपका न्याय शास्त्र, इसको हिंदी में बोलते हैं न्याय शास्त्र, चिकित्सा न्याय शास्त्र। ये क्या है, मतलब आपका ये हो गया, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का मतलब हो गया कि आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में आपको जानकारी रखना पड़ता है, यानी कि कुछ न्याय जो आपका, जैसे कि कोर्ट का जो है, जैसे रेप का हो गया या बैटरी का हो गया, बैटरी मतलब आतंक, या फिर आपका बलात्कार हो गया, या फिर आपका प्रोसीजर है, कोर्ट का क्या प्रोसीजर है हेल्थ डिपार्टमेंट में, क्योंकि ये आपका खतरा वाला थोड़ा सा काम होता है, रिक्स वाला होता है ना, दवाई वगैरह का जो आप काम करेंगे, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि आपके लिए जो रूल क्या है, जैसे इंडियन लीगल कोर्ट का सिस्टम क्या है, लीगल आपका रूल क्या है, कैसे आप काम करेंगे। मान लीजिए कभी किसी वजह से कोई फंसा देता है तो आप क्या करेंगे, आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि हमारा जो न्याय कानून का जो व्यवस्था है हमारे देश का, तो हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए कैसे काम करता है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। इसलिए इसमें जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट को जोड़ा गया, यानी कि एथिक्स सब्जेक्ट को जोड़ा गया है, न्याय शास्त्र को, कि आप लोगों को बेसिक जानकारी होना चाहिए, कोर्ट लीगल जो जानकारी है इंडिया के कोर्ट का। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे बलात्कार जैसे घटना हो जाता है, कभी आतंकी या फिर और बहुत सारी है, तो आप लोगों को उतना जानकारी होना चाहिए कि आप अपने आप को बचा सके, या उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सके। ठीक है, चलिए अगला पेपर आपका है, दूसरा पेपर है आपका सेकेंड ईयर का, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी। ऑब्स्टेट्रिक और गायनोकोलॉजी ये विशेष करके महिला के लिए होता है। ठीक है, ये महिलाओं के लिए ऑब्स्टेट्रिक और गायनोकोलॉजी होता है, जिसमें कि आपको सेफ डिलीवरी के बारे में बताया जाएगा। इस कोर्स में आपको सेफ डिलीवरी के बारे में बताया जाएगा, और महिला का जो गायनोकोलॉजी का मतलब होता है स्त्री रोग। ठीक है, तो ये जो आपका महिला का कॉमन डिजीज है, गुप्तांग का जो कॉमन डिजीज होता है महिलाओं का, उसके बारे में बताया जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आरसीएच के बारे में बताया जाएगा, प्रेगनेंसी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, और इसमें आपका फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जाएगा, इसमें पेपर 2 में। ठीक है, तो ये पेपर 2 में आपका करीब सारे करीब क्या, ये महिला का जो है, जैसे कि आप ऐसे मान लीजिए कि महिला का जो गर्भ होता है, गर्भ से लेकर के बच्चा जो, जब मान लीजिए डिलीवरी हो गया, और डिलीवरी के बाद भी बच्चा को 3 साल तक आप केयर कर सके, इतना आप लोगों को जानकारी दिया जाता है। ठीक है, CMSED कोर्स में आपको महिला को जो आप महिला का जो इलाज करेंगे आप, तो देखिए डिलीवरी से लेकर के यानी कि प्रेगनेंसी से लेकर के, स्टार्टिंग से ही प्रेगनेंसी से लेकर के आपको 9 महीना तक का जानकारी होना चाहिए। फिर नॉर्मल डिलीवरी कैसे होता है, ठीक है, डिलीवरी के बारे में पूरा बताया जाएगा। उसके बाद आपको उस बच्चे को
3 साल तक आप ट्रीटमेंट कर सके, 3 साल तक उस बच्चे का आप कोई भी कुछ भी हो, सर्दी खांसी बुखार जो भी है, तो उसका आप इलाज कर सके, यानी कि 3 साल तक के बच्चों को आप केयर कर सके, इतना जानकारी आपको पेपर 2 में दिया जाता है CMSCD कोर्स का। ठीक है, चलिए अगला पेपर आपका है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। इसमें आपको बताया जाएगा ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, मेडिसिन का प्रैक्टिस कराया जाएगा, कैसे ट्रीटमेंट करना है, ये कंट्रोल कैसे करना है, यानी कि किसी को आप यानी ट्रीटमेंट किसी का कर रहे हैं तो फिर उसका कंट्रोल भी तो करने के लिए आना चाहिए। कभी ज़्यादा कम हो जाता है कुछ, मान लीजिए आप सलाइन कर रहे हैं, तो सलाइन करते टाइम में मान लीजिए कि आप सलाइन कर रहे हैं और अचानक सा मान लीजिए कि वो सांस लेने लगता है बहुत ज़्यादा, कुछ या रिएक्शन हो जाता है दवाई, तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो उसके बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। ट्रीटमेंट कैसे करना है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। दवाई का साइड इफेक्ट के बारे में, कोई भी दवाई चलाने से पहले उस दवाई का साइड इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी होता है, तो उसके बारे में बताया जाएगा। दवाई का जो कंपोजिशन है उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पेपर आपका है प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, सेकेंड ईयर का चौथा पेपर प्राइमरी हेल्थ केयर। इसमें आपको फैमिली वेलफेयर के बारे में बताएगा। फैमिली वेलफेयर के बारे में टेम्पररी मेथड क्या है, ठीक है, प्राइमरी मेथड क्या है, परमानेंट मेथड क्या है, और सेक्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपका CMSCD कोर्स का यानी कि सिलेबस, जिसमें कि मैंने जो आपका पेपर है सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का, उसका जो मेन पॉइंट था वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, और थोड़ा सा मैंने जानकारी CMSCD के बारे में दिया है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना है।